जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित या विशुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है द्विघात समीकरण का प्रकार शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं, उस द्विघात समीकरण को कहते हैं जिसमें हमारा चर राशि केवल वर्ग के रूप में होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। तो वैसे द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी चर राशि क्या होता है? चर राशि वर्ग के रूप में होता है। चर राशि वर्ग के रूप में होता है तो वैसे द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 3x² - 8 = 0। इसमें जो हमारा चर राशि x है उसका पावर 2 है, यानी वर्ग के रूप में है। तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है। या x² - 9 = 0। इसमें भी जो चर राशि है हमारा वो द्विघात के रूप में है, वर्ग के रूप में है, इसलिए इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। या 9x² - 10 = 0। इसमें भी जो चर राशि है वो केवल वर्ग के रूप में मौजूद है, यानी पावर 1 के रूप में नहीं है, पावर 2 के रूप में है, वर्ग के रूप में है, स्क्वायर के रूप में है। इसलिए इस तरह के द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो अब शुद्ध द्विघात समीकरण को हल कितने तरीका से किया जाता है, सॉल्व कितने तरीका से किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का दो मेथड है। हल करने का विधि इसका दो है। हल करने की विधि कितना है? दो है। पहला है वर्गमूल द्वारा और दूसरा है हमारा गुणनखंड द्वारा। शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग दो विधि से हल करते हैं। एक होता है वर्गमूल विधि द्वारा और दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा। तो इन दोनों विधि को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में। पहला विधि वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि। तो वर्गमूल विधि में किस तरह के बनाया जाता है, तो इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारा x² - 9 है = 0 है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको वर्गमूल विधि से कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करना है तो उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी वैल्यू को दूसरे तरफ लेकर जाते हैं। बराबर चिन्ह के एक तरफ हम लोग रखेंगे x को और दूसरे तरफ रखेंगे दूसरे वैल्यू को। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो x² इस साइड रख दिए और 9 को उस साइड लेकर जाएंगे, यानी 9 माइनस से क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये स्क्वायर है इसको हटा देंगे। स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड हटता है तो वर्गमूल बनता है, और वर्गमूल रहता है, वर्गमूल एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो उसको स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हमारा अभी स्क्वायर है, वर्ग है तो उधर जाएगा
वर्गमूल हो जाएगा। यानी x पर से स्क्वायर जब हट जाएगा तो x केवल हो गया और उधर गया वर्गमूल का साइन हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है प्लस और माइनस दोनों 3। x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3। प्लस माइनस 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो द्विघात समीकरण का हल होता है वो 2 होता है, यानी x का 2 मान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका द्विघात जितना कोई किसी भी बहुपद का जितना घात होता है उतना उसका हल की संख्या होता है। तो द्विघात समीकरण 2 घात वाला है, इसलिए इसमें हल की संख्या 2 होगा, इसलिए प्लस और माइनस में लिख दिए हैं। यानी x का वैल्यू हमारा हो जाएगा +3 और -3, 2 आंसर हो जाएगा x का। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 3x स्क्वायर -12 बराबर 0 है। 3x स्क्वायर -12 बराबर 0 है। तो क्या करेंगे कि ये हमारा x वाला टर्म है, इसमें x नहीं है, तो बिना x वाला टर्म को दूसरे तरफ रखते हैं और x वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इधर बच जाएगा और 12 उधर भेजेंगे, -12 में हो जाएगा +12। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को हटा देंगे, 3 हटाएंगे और उसके बाद ये पावर 2 हटा देंगे, तो हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 3 इधर मल्टीप्लाई है x के साथ, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा 12/3, यानी डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, ये 1 बार में, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्ग हटाएंगे, और वर्ग अगर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वह वर्गमूल होता है, और वर्गमूल जब एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो वो वर्ग बनता है। तो ये हमारा अभी वर्ग है, उस साइड जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्गमूल 4 करेंगे, और 4 का वर्गमूल 2 भी होता है, +-2 लिख देंगे, यानी x का वैल्यू हमारा +2 और -2 हो जाता है। इस तरीक़ा से हम लोग वर्गमूल विधि से इस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण, वो भी शुद्ध रूप वाला, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग वर्गमूल विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसका x का मान निकाल सकते हैं। अब दूसरे विधि का बात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो टर्म है हमारा, इसको गुणनखंड करेंगे। ये किस तरीक़ा से है, ये हमारा a स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर जैसा है, बीच में माइनस है, इस पर स्क्वायर नहीं है, इसको भी स्क्वायर अगर बना देते हैं तो हो जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा ये होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर गुणनखंड करते हैं तो ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये इस तरीक़ा से इसको गुणनखंड के रूप में लिख लिए। तो इसी के सेट पर, इसी के पैटर्न पर इसको सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो उसको कहते हैं गुणनखंड विधि। तो ये हमारा x स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, माइनस साइन है, माइनस होना चाहिए, और b का भी स्क्वायर होना चाहिए, जिससे कि इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होता है, a का भी स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर होता है। तो उसी तरीक़े से यहाँ पर x का स्क्वायर है, माइनस साइन है, और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर नहीं करेंगे, यानी 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यानी ये हमारा अब बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा, इसके जैसा हो गया, इस फार्मूला के जैसा, और इस फार्मूला के जैसा हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड a प्लस b और a माइनस b, यानी एक बार इसको जोड़ेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इसको घटा देंगे, यानी एक बार इसको जोड़ेंगे, यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाई एक बार x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब देखा जा रहा है कि 2 नंबर का, ये एक नंबर हो गया और ये एक नंबर हो गया, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ गया है,
इसका मतलब कि इसमें से एक टर्म जरूर ही जीरो होगा। तो इसको लिखते हैं, अगर दो नंबर को हम लोग दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है तो उस नंबर में एक नंबर जरूर जीरो है। अतः x प्लस 3 यानी इसको या तो जीरो के बराबर कर लेंगे या तो ये जीरो रहा होगा या ये जीरो रहा होगा, यानी x प्लस 3 बराबर जीरो कर लिए या x माइनस 3 बराबर जीरो कर लिए। दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई जीरो आ जाए तो उसमें से एक जरूर जीरो होगा। तो पता नहीं है ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है, तो हम इसके बराबर जीरो कर दिए, यानी x प्लस 3 बराबर जीरो मान लिए, और नहीं तो x माइनस 3 बराबर जीरो रहा होगा। तो जब ये जीरो रहा होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 3, इधर भेज देंगे तो -3, x का वैल्यू हो जाएगा -3, उधर जाएगा तो हो जाएगा +3। तो हमारा दो वैल्यू आ गया, x का दो मान आ गया, एक हो गया -3 और एक हो गया +3, आ गया पहले जैसा सोल्यूशन। तो इस तरीक़े से गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लिए पहले क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन। यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन नहीं था तो कॉमन नहीं किए थे, यहाँ पर कॉमन है। कॉमन है तो उसको पहले हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो दोनों में तो कॉमन क्या होता है कि वैसी संख्या, कॉमन किसे कहा जाता है कि वैसी संख्या जो हर टर्म को डिवाइड कर दे, यानी वैसी संख्या जिससे हर टर्म डिवाइड हो जाए वो नंबर कॉमन कहलाता है। तो इस टर्म को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और इस टर्म को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, और 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर x² बचेगा, और यहाँ पर माइनस, इसको 12 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 0। उसके बाद ये हमारा फिर a² माइनस ये b² के रूप में नहीं है, b² बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई x² यानी हमारा a² माइनस 4 किसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2a² बराबर 0। फिर बन गया a² माइनस b², तो a² माइनस b² यानी x² माइनस 2a² हो गया। तो इसको हम फैक्टराइज के रूप में, गुणनखंड के रूप में क्या लिखते हैं, x प्लस 2 एक बार x माइनस 2 लिख देते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर 3 फैक्टर हो गया, एक 3 मल्टीप्लाई इतना बराबर 0 किया गया है, यानी मल्टीप्लाई करके 0 लाया गया है। इसका मतलब इसमें से जरूर एक 0 रहा होगा। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता है, x प्लस 2 ही 0 हो सकता है या x माइनस 2 ही 0 हो सकता है, यानी इन दोनों में संभावना है 0 होने का। तो हम बारी बारी से एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा तो 2 को उधर भेज देंगे, तो 2 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -2। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो -2 को उधर भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे तो साइन बदल जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा +2। अतः x का दो मान हो गया 2 और -2। मैंने पहले वाला क्वेश्चन को पहले वाला तरीका से भी सॉल्व कर रहे थे, तो इसका x का दो वैल्यू आ रहा था, एक +2 एक -2, और इसका 2 वैल्यू, एक +3 एक -3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको कैसे हम गुणनखंड करेंगे। तो ये तो हमारा a² है, बीच में माइनस साइन है, और इसको b² बनाएंगे तो 3 किसका स्क्वायर होता है। अब इसका हो गया कि 3 होता किसका स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर 3 है तो √3 के रूप में लिख देंगे या स्क्वायर कर देंगे तो फिर 3 आ जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ सकता है, आ जाता है, यानी 3 को हम लोग अब इस तरीक़ा से लिखेंगे। अगर किसी का कोई नंबर स्क्वायर के रूप में नहीं हो सकता है तो उसको रूट के रूप में बदल लेंगे, यानी रूट का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने पर वो रूट हट जाता है, वो वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x² माइनस x², तो x² माइनस 3 अपना लिख करके स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इस पर रूट दे देंगे और √3 करके स्क्वायर कर देंगे बराबर
0 के बराबर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना तो इसका फैक्टराइज हम लोग जानते हैं x प्लस रूट 3 और दूसरा फैक्टर x माइनस रूट 3 बराबर 0 कर देंगे। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 आया है, यानी दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 कब आता है? जब उसमें से एक फैक्टर जरूर 0 रहा होगा या दोनों 0 हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे या x माइनस रूट 3 बराबर 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस रूट 3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस रूट 3 और यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस रूट 3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस रूट 3। तो इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू हो गया माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, यानी हमेशा x का दो वैल्यू प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि द्विघात का दो मूल होता है क्योंकि दो घात है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।